मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक 498 एक ऐसे केस के बारे में जिसको सुन के हो सकता है आपके होश उड़ जाए। जी हाँ, लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज होने के बाद SC/ST एक्ट 498 307 में मुकदमा पंजीकृत हो गया। अब डिटेल क्या है इस केस के, इसी पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहां फॉलो करिए। लिंक आपको मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मैट्रिमोनियल विवाद कुछ नहीं है, केवल और केवल ईगो की लड़ाई है। कई कई बार ऐसा होता है कि एक लंबा अरसा पति पत्नी के द्वारा साथ में गुजार लिए जाने के बाद उनको एहसास होता है कि उनसे गलती हो गई या सही हो गया। गलती हो गई तो तलाक लेके म्यूचुअल डिवोर्स केस फाइल करके अलग हो जाइए। लेकिन ईगो की लड़ाई के चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि वो अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल कर ले रहे हैं। 498 का मैटर रजिस्टर करा दिया। अब एक लंबा प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल चलेगा, क्रॉस होगा, चीफ होगा, जजमेंट आएगा, सालों बीत जाएंगे इसमें। और दोनों पार्टी जो भी जवानी स्थिति में है, यंग एज की स्थिति में है, आने वाले समय अवधि में 10 साल मुकदमा लड़ने के बाद दोनों बूढ़े हो जाएंगे और दोनों किसी काम के नहीं बचेंगे। दोनों की ना कहीं और शादी होगी, लिव इन रिलेशनशिप में किसी और के साथ रह लें, इलिसिट रिलेशनशिप में नाजायज संबंधों में किसी के साथ रह सकते हैं, लेकिन लीगली किसी और के साथ दोनों शादी नहीं कर पाएंगे जब तक दोनों लोग लीगली अलग नहीं होंगे, तलाक नहीं लेंगे। और मुकदमेबाजी में जाहिर सी बात है, महिला ने 498 इसीलिए लिखाया है ताकि वो मोटा माल पति से वसूल सके और आगे चल के वो अपना घर किसी और के साथ बसा सके। और हस्बैंड भी मुकदमा लड़ता है, डिवोर्स केस नहीं फाइल करता, क्योंकि वाइफ पहले डिवोर्स केस फाइल करेगी तो कहीं ना कहीं उसको पैसे नहीं मिलने वाले हैं, एलिमनी नहीं मिलने वाली है। इसी वजह से 498 के मैटर डाले जाते हैं। जो आज का केस है वो ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की लव मैरिज होती है, दोनों लीगली शादी करते हैं, दोनों लोग एक दूसरे के परिवार से अपनी कास्ट छुपाते हुए लव मैरिज सोलमनाइज करते हैं और दोनों के परिवार उसमें सम्मिलित होते हैं। धूमधाम से उनकी शादी होती है और उनकी जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही होती है। आज की स्थिति यह है कि उनको एक 8 साल का बच्चा भी है। दोनों लोगों के बेडलॉक से एक 8 साल का बच्चा पैदा होता है। लव मैरिज दोनों लोग सोलमनाइज करते हैं। अब कहानी यहां पर यह है कि लड़का अपर कास्ट का है, लड़की शेड्यूल कास्ट की है। दोनों लोगों की शादी हो जाती है और आराम से हंसी खुशी रह रहे होते हैं। अब दोनों लोगों ने लव मैरिज करी है, ये देख समझ के शादी किया है कि लड़का अपर कास्ट का है, लड़की लोअर कास्ट की है, शेड्यूल कास्ट की है। अब उसको भी अच्छी तरीके से पता है कि वो एक अपर कास्ट के लड़के से शादी कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर लव एंड अफेक्शन होगा, तभी वो आपसे शादी कर रहा है। अदरवाइज वो आपसे शादी क्यों करता? बहुत लॉजिकल सी बात है। लेकिन उसने आपसे शादी करी तो आपने इसका इस्तेमाल किसी और से इसमें कर लिया। अब कहानी यहां पर यह है कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पर 2 प्लॉट खरीदे और एक मकान भी खरीदा। मतलब वो उनको घुमा रहा है, टहला रहा, अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहा, उनके साथ उसने शादी करी, दोनों को एक बच्चा हो गया, उनके नाम पर प्रॉपर्टी भी परचेज कर दी, अपने नाम पर उसने कुछ नहीं रखा। सबक जो यहां पर है कि अपने नाम पर कुछ नहीं रखोगे तो झेल जाओगे। प्रॉपर्टी भी उन्होंने वाइफ के नाम पर परचेज कर दी। अब मूल कहानी यहां पर होती है, क्योंकि कोई भी सास अच्छी नहीं होती किसी भी बहू की दृष्टि में, और बहू किसी भी सास के लिए अच्छी नहीं होती। ये हमेशा एक जो चलता चला आ रहा ट्रेंड हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से वो चलता चला आया। अब जो हस्बैंड है उनकी वाइफ विडो है, उनके फादर नहीं है हस्बैंड के, और वो अपनी मदर के साथ रहते हैं। आए दिन उनकी माता जी से कहासुनी होती रहती थी वाइफ की। वो सब एक अवॉइडेबल सिचुएशन थी। लेकिन रहते रहते जब आदमी ढीठ होता है ना, तो वो सोचता है कि अब किसी तरीके से इस बुढ़िया को बाहर करो। तो वो सासू माँ के साथ नहीं रहना चाहती थी, उनको घर से बाहर निकाल देना चाहती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है सास विडो है, उसके पास अपनी बेटी है, तो अपनी बेटी से ही दिन भर वो बातचीत करेंगी। वो उनको नागवार गुजरता था कि अपनी बेटी से आखिरकार बात क्यों करती हैं। तो इन्होंने एक सिस्टम, जो वाइफ है उन्होंने एक सिस्टम किया, उन्होंने हस्बैंड के घर में अपनी बहन को लाके रख लिया। अब भाई इनिशियल स्टेज पर अगर कोई आता है मेहमान, तो हर व्यक्ति सोचता है कि ये कुछ समय अवधि तक रहेंगे, उसके बाद ये वापस चली जाएंगी। लेकिन उनकी जो बहन थी वो अपने घर ना जाकर के, वो अनमैरिड सिस्टर उनके घर ना जाकर के, अपने घर ना जाकर के बार बार इन्हीं के घर आके रह रही थी। अब इस चीज का इनकी मदर इन लॉ ने अपोज किया कि भाई हमारे घर में तुम क्यों रह रही हो और तुम बार बार अपनी बहन को क्यों रख रही हो इतने लंबे समय तक, क्या चाहती हो? अब इसी बात पर उनकी बहन से उनकी कहासुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया तो
अपनी बहन का ही उन्होंने साथ देना है, वाइफ को उन्होंने अपनी बहन का साथ दिया। इन्होंने अपनी बेटियों को बताया होगा, भाई जो भी उन्होंने फोन पे सजेशन दिया हो उनको करने के लिए। वाइफ ने क्या किया, अपने हस्बैंड से बात करी, तो हस्बैंड ने भी जाहिर सी बात है अपोज किया कि भाई हमारे घर में तुम्हारी सिस्टर क्यों रहेंगी, किस रीजन की वजह से तुम्हारी बहन हमारे घर में रहेंगी। उन्होंने भी अपोज किया, तो दोनों बहनों ने अपने जीजा से मिल लड़ाई करी और उनकी सास से लड़ाई करी। लड़ाई झगड़े का स्तर इस तरीके से हो गया कि बुरी तरीके का मारपीट हो गया, दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कायदे से हो गई। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। चलो एक मैट्रिमोनियल विवाद हुआ, परिवार में आपस में बैठ के लोग चीजें कर लेते हैं, लेकिन अब वाइफ यहां से एक कदम आगे निकल गई। शादी के 10 साल हो गए, 8 साल का बच्चा है, उनको अभी तक नहीं याद आया था कि वो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, वो एक अनुसूचित जाति अनुसूचित समुदाय से आ रही हैं, उनके पास एक प्रोविजन है SC ST एक्ट में मुकदमा लिखाने का, उनको अभी तक नहीं याद आया था। लेकिन जब उनकी बहन से विवाद हो गया तो उनको याद आया कि उनका पति ब्राह्मण कम्युनिटी का है और वो SC ST कम्युनिटी से है, इसलिए उन्होंने SC ST एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया हस्बैंड के ऊपर, उसके बहन के ऊपर, उसके जीजा के ऊपर। जो कुछ बहनें जो उनकी अब्रॉड में रह रही होती हैं, जीजा अब्रॉड में रह रहे होते हैं, उनके ऊपर भी मुकदमा उन्होंने पंजीकृत कराया। वाइफ के ऊपर मुकदमा, वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर 498 में मुकदमा लिखाया, SC ST एक्ट में मुकदमा लिखाया, 307 में मुकदमा लिखाया। और सास के ऊपर कि ये लोग हमको अनुसूचित जाति है शब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जान से मारने की कोशिश किए और हमसे मोटा दहेज मांगते हैं। अब आप सोच लीजिए, शादी के 10 साल बीत गए, दोनों लोगों ने लव मैरिज करी, अब 10 सालों तक कुछ नहीं हुआ, अचानक से ऑल ऑफ सडन SC ST कैटेगरी में उन्होंने मुकदमा लिखा दिया होने के नाते अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन कानूनों का महिलाओं द्वारा मिसयूज किस लेवल पर किया जा रहा है। इसलिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के ऐसे घर में शादी करिए जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, हालांकि कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई नहीं जानता कि किसको क्या समस्या आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए। हालांकि मैं इसमें अपने पुलिस का तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि पुलिस ने सबके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी, उन बहनों का नाम काट दिया जो लोग बाहर रहती थी, लेकिन मदर इन लॉ को और हस्बैंड को इसमें नामित कर दिया, उनके खिलाफ चार्जशीट प्रोड्यूस कर दी। अब बल्कि उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य ऐसा किया नहीं गया था, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई और उनको जेल भेजने की पूरी चेष्टा करी जाने लगी। लेकिन मैं इस चीज में जुडिशियल सिस्टम का, माननीय न्यायाधीश महोदय का आभार व्यक्त करूंगा कि उनके द्वारा इस मामले में स्टे दे दिया गया। वाइफ की जो पिटीशन, जो एलिगेशन थे, उन एलिगेशन के अगेंस्ट मदर इन लॉ को भी स्टे दे दिया गया कि प्रोसीडिंग नीचे नहीं चलेंगी ट्रायल कोर्ट में, और हस्बैंड को भी। तो आप समझ लीजिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है, अगर आपके ऊपर ऐसी कुछ सिचुएशन बीत रही है, तो आप ऑनरेबल कोर्ट का सहारा लेकर अपनी प्रोटेक्शन इंश्योर करा लीजिए। क्वेश्चनिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, ताकि आपको एक लंबा अरसा जाके ट्रायल में जो है व्यतीत ना करना पड़े, फेस ना करना पड़े। अदरवाइज बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपको लेटर ऑन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग झेलनी पड़ती हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आप तारीख पे गए, तारीख पे वो भी आई जानबूझ के आपसे उल्टा भिड़ गए और उल्टा फिर आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया। ये सब प्रैक्टिकल है, होता है, इसलिए अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जैसे इनिशियल स्टेज पर कोई फर्जी मुकदमा आपके विरुद्ध आए, आप ऑनरेबल हाई कोर्ट आइए, प्रोसीडिंग स्टे कराने की कोशिश करिए। होता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाइए। ठीक है, उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हो तो जुड़ो। मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स, उसमें लीगल अपडेट्स डालता हूं, 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूं। लिंक सारे के सारे मेरी पर्सनल डिटेल्स के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप मुझसे वहां कनेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के जवाब ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।